हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे कुछ विशेष फलन और उनके ग्राफ। तो उसमें हमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बहुपद फलन। इसमें हमने एक बहुपद फलन पढ़ा था f(x = x²। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगला बहुपद पढ़ते हैं। अगर हमें ये दे दिया f(x = x⁻3), तो f(x = x⁻3) को क्या लिख सकते हैं? x × x × x x⁻3 को लिख सकते हैं। अब इसमें हमें तीन चीज समझनी थी। क्या? कि प्रांत पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, और तीसरा उसका फलन का ग्राफ। ये तीन चीज पढ़नी है हमें। ठीक, तो आगे समझ कि बहुपद फलन में f(x = x⁻3) का मतलब x × x होता है। आगे ये है, अगर मैं इसका प्रांत के लिए कार्य करता हूं तो इसमें वो x के मान जो इसको मान लेंगे। अब परिभाषित किस तरह से है कि f(x = x⁻3) का मतलब है कि x का जो यहां मान रखा जाएगा उसका 3 बार गुणा किया जाएगा। और हमने समझा है, ये पढ़ा है कि अगर कोई संख्या लो उसका 3 बार गुणा किया जा सकता है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ मान देगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या जितनी भी वास्तविक संख्या है कोई भी रखो इसमें और उसका 3 बार गुणा किया जा सकता है, इसलिए हमें 3 बार गुणा करने पर एक मान मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सभी तरह की संख्याएं रखी जा सकती हैं। मैंने 1 रखा तो यहाँ मिला 1, 0 रखा तो 0 मिला, और -2 रखा तो -1 मिला। ठीक, तो यहाँ पे रखने वाले प्रांत क्या बन जाएगा? इसका प्रांत बनेगा इसका r। ये चीज समझ में आई। प्रांत इसलिए r बनेगा क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, उनका 3 बार गुणा किया जा सकता है और हर एक 3 बार गुणा करने पर एक मान मिलेगा। और यही परिभाषा क्या थी प्रांत की, कि वो सारे x जिन पर फलन एक मान दे वो सारे प्रांत में x आ जाते हैं। तो प्रांत इसी तरह से हर वास्तविक संख्या हुआ। तो आगे समझना है कि इसका परिसर क्या होगा। ठीक है, आप परिसर के लिए समझते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर प्लस की संख्या रखता तो प्लस भी मिलता है, 0 रखता हूं तो 0 भी मिलता है, और नेगेटिव संख्या रखता हूं तो नेगेटिव भी मिलता है। तो तीनों तरह के मान मिल रहे हैं। और अभी तुम्हें पता है कि r कैसा है? एक लगातार मानों की संख्या रखता है r। तो ये इधर भी जो मान मिलेंगे वो लगातार मिलेंगे। ठीक है, और किस तरह के मिलेंगे? प्लस के भी मिलेंगे, 0 भी मिलेगा और माइनस का भी मिलेगा। तीनों तरह के मान मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से परिसर के लिए क्या कह सकते हैं? परिसर भी तीनों तरह के मान रखेगा, और जैसे r काम करेगा उसका 3 बार गुणा होगा, तो इधर भी बहुत सारे मान मिलेंगे। तो इसलिए परिसर भी क्या बन जाएगा? इसका वास्तविक संख्या। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। ठीक, तो x अक्ष को क्या कहते हैं? x, ये o होता है, और यहाँ x डैश, और ये y डैश, यहाँ o होता है, ये y, इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु को रखना होता है। तो इस फलन में अगर मैं 0 रखा तो इसने मुझे 0 दिया, 1 रखा तो इसने मुझे 1 दिया। अगर मैं इसमें 2 रखूंगा तो ये मुझे बहुत बड़ा वैल्यू क्या देगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 देगा, यहाँ जाके देगा। इस तरह से बहुत इधर न जाके इधर चलेगा, और 3 पे भी क्या देगा? 27 देगा, बहुत ऊंची वैल्यू। तो इस तरह से ये मुड़ता इधर चला जाता है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू चेक करता हूं इसी तरह से -1 पे इसने दिया 1 पे 1, -1 पे क्या देगा? ये -1, तो -1 इधर आता है, तो -1 को यहाँ देगा। उसके बाद -2 रखूंगा तो -2 का और -8 देता है। तो ये वैल्यू ऐसे ऐसे धीरे धीरे इधर चलेगी, तो ये इधर भी एक कर्व बन के देगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसकी ग्राफ का ओवरव्यू हमें समझना है इस फलन का। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लगातार मान हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रांत वास्तविक संख्या है, प्रांत ही परिसर को डिफाइन करता है। तो प्रांत के सभी x मान रखे जाते हैं, उसके आधार पर परिसर मिलता है। तो प्रांत में अगर लगातार मान है तो परिसर में भी लगातार मान मिलेंगे। और हमें ओवरव्यू के बेसिस पे ये देखना होता है कि 0 पे 0 दिया, 1 पे क्या देगा, 2 पे क्या देगा। अब उनके आधार अंदर भी बहुत सारे मान हैं, उन पे भी चेक करना है, इसलिए लगातार स्ट्रिप बनेगी। और इसके आधार पर ये डिसाइड करना था ये इधर जाएगा ये सीधा चलेगा। तो हमें पता चला कि 2 पे ये थोड़ा सा और मुड़ेगा, 3 पे और मुड़ता जाएगा, धीरे धीरे बहुत ऊंचा जाएगा।
ठीक है, ऐसे इधर वर्कआउट होगा, सेम जैसे इधर कर रहा है ऐसे इधर वैल्यू देगा, वो इधर माइनस भी देगा इधर प्लस भी देगा, इसलिए ये नीचे चला गया ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है ना, तो तीन चीज पढ़नी होती है, प्रांत, पर्सन और ग्राफ। ठीक है, तो प्रांत आर हुआ, इसके लिए fx = x³ दे रखा है, तो प्रांत आर लिखना है, पर्सन पूछे कोई आर लिखना है, और ग्राफ इस तरह से बना के दिखाना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुछ विशेष फलनों में परिमेय फलन। ठीक, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में तीन पार्ट होते हैं। कि संख्या जो P/Q के रूप की हो, दूसरा पार्ट P और Q पूर्णांक हो, और तीसरा पार्ट Q ≠ 0। ये तीन पार्ट होते हैं परिमेय संख्या। इसी तरह से इसी सिमिलरिटी की बेसिस पे परिमेय फलन भी होता है कि एक Px/Qx के रूप का हो बहुपद फलन, Px/Qx के रूप का हो फलन, और P और Q किस तरह के फलन हो, बहुपद फलन हो, और नीचे वाला पार्ट ये 0 ना हो, तो इस तरह का जो भी फलन बनेगा वो परिमेय फलन कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है। एग्जाम्पल के तौर पर fx = अगर एक बहुपद ऊपर लें एक बहुपद नीचे लें, तो इस तरह का बहुपद दो लिखने ऊपर नीचे P/Q के फॉर्म में। ठीक है, अब इस तरह का एक परिमेय फलन कहलाया। अब इस तीसरे पार्ट का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रांत डिसाइड करता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो प्रांत डिसाइड करता है कि इस फलन का प्रांत क्या होगा। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेगा, जैसे अगर पूछने लगे इसका प्रांत क्या है। ठीक है, तो प्रांत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 के लिए चेक कर लेते हैं कि ये कब कब 0 हो। तो हमारा x² + 3x + 2 = 0 रखा, इसको सॉल्व करेंगे, x² + 2x + x + 2 = 0, x कॉमन लिया, x + 2 + 1 x + 2 = 0, और x + 2 और ये x + 1 = 0, और इससे x के मान मिले हमें -2 और -1। अब इन -2 और -1 मानों पे नीचे वाला फलन क्या हो जाएगा 0, तो इसी को 0 नहीं होने देना है। वो सारे x के मान कहां जाएंगे इसमें प्रांत, तो इन दोनों मानों को छोड़कर बाकी जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उन पर नीचे वाला मान क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, इसलिए वो सारे x के मान कहां चले जाएंगे इसके प्रांत। तो पूछने लगे इसका प्रांत क्या होगा, तो वास्तविक संख्याओं में से इस पार्ट को घटा देना है -1 और -2, तो इसका प्रांत निकालना है। अब धीरे धीरे इस तरह के फलनों की परसर भी सीखनी है, वो किस तरह सीखते हैं आगे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है उसको समझना है। जो हम इसमें अभी तक पढ़ते हैं वो है fx = 1/x। तो इसमें 1 भी एक बहुपद है, x भी एक बहुपद है। ठीक है ना, 1 एक बहुपद फलन होता है, x भी एक बहुपद फलन होता है, P/Q का है। अब नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होने देना प्रांत के लिए, तो कहने मतलब अगर यहाँ 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित 1/0, तो इसलिए x क्या नहीं होगा 0 के बराबर, तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका भाई। अगर मैं 0 को छोड़कर कुछ भी रखूं, हम यहाँ रखूंगे ना 1, अब 1 पे निकालो इसका मान तो 1/1 इसमें मान देगा 1 देगा। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो क्या देगा 1/2 एक मान देगा। अगर 0 रख दो तो ये मान नहीं देगा, तो इसीलिए ये टर्म लिया जाता है कि Qx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये इसका प्रांत डिसाइड कर देता है। इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा r - ये 0। आप पर्सन के लिए काम करते हैं तो पर्सन के लिए आगे समझना है, तो पर्सन किस तरह से निकाला जाता है बहुपद फलनों का। ठीक, तो पर्सन के लिए क्या करते हैं, पर्सन के लिए पहला स्टेप है जो फलन है उसको y बराबर माना जाता है, y = fx। ठीक है, और fx क्या है 1/x, तो यहां से हमें मिलेगा y = 1/x। और इसमें आगे स्टेप ये होता है कि इस तरह से जब पार्ट बन जाएगा तो इसमें अकेला x छोड़ना है और बाकी टर्म को y के टर्मों में लाना है, तो x इधर आ जाएगा y इधर आ जाएगा, तो x = ये हो जाएगा y 1/y, ये पार्ट आएगा। अब पर्सन क्या होता है y के मान, तो यहां डिसाइड करेंगे कि ये पार्ट
y के किन किन मानों के लिए परिभाषित है। जैसे हम परिभाषित इसको करते हैं कि ये किन किन मानों का मान दे देगा तो प्रांत पर चले जाते हैं x के मान। ऐसे ही इसको कर लेंगे हम आसानी से, x अकेला छोड़ेंगे y के टर्म में ला देंगे तो यहाँ से आसानी से निकल आता है कि y के मान, तो y के किन किन मानों के लिए परिभाषित हो जाएगा। जिससे ये x प्रांत में चला जाए वो सारे y के मान परसेंट में चले जाएंगे। तो बताओ, तो अगर यहाँ सोचा जाए तो जीरो नहीं रख सकते बस, अगर यहाँ y के मान कुछ भी रखो कुछ ना कुछ x का मान मिलेगा। और x का मान कैसा होगा, वास्तविक संख्या, इसलिए ये इम्प्लाइज करेगा कि y नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि सभी वास्तविक संख्या में से जीरो को छोड़कर सब मान यहाँ आ सकते हैं। तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि जो y होगा वो कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्याओं में से, और जीरो नहीं हो सकता। तो ये y का मान क्या परिभाषित करता है, परसेंट। तो इसका परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा हमारा ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को समझना है, x अक्ष और y अक्ष, ठीक, y डैश ओ y x ओ x डैश, ठीक। अब तो इसमें जीरो पे जीरो मान नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा जीरो पे, ना तो इसमें रखा जा सकता है जीरो, ना ही मान दे सकता है जीरो। तो ये भी इस बिंदु से तो अलग रहेगा इसके ग्राफ। और आगे देखना है, अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो ये 1 देगा, ठीक है। 1 के बाहर अगर मान रखता हूं तो ये मान कम देगा। जैसे अगर मैं 2 रखा है इसमें तो ये 1/2 देगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मान कम होते जाएंगे। तो अगर 2 देगा 2 पे तो ये मान थोड़ा 1/2 देगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। और ये पता है हमें कि स्टेप पे लगातार मान है तो इसलिए धीरे धीरे ये स्टेप ऐसे चलेगी। और 3 पे क्या देगा, और छोटा मान देगा, 1.3 देगा। इस तरह से धीरे धीरे ये नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर मैं इसके नीचे वाले मान रखता हूं, इसे हाफ रखता हूं 1/2, तो ये क्या दे देगा 2, आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। और फिर 1/3 पे क्या दे देगा 3, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जीरो की तरफ जाएगा ये अनंत तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बना, ये किसके पार्ट के लिए, प्लस के लिए। ऐसे ही क्या है, माइनस पार्ट के लिए बनेगा कि अगर हम -1 रख सकते हैं तो ये -1 दे देगा, ठीक है। अगर -1 से अंदर वाले रखूंगा तो ये धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, अगर -1 से इधर रखूंगा तो ये छोटे धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, ठीक है। इधर वाले मान रखने पे धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से परिभाषित होता है। तो ये आगे ऐसे बढ़ जाएगा, ये ऐसे ही अंत तक बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ को, ठीक है। तो प्रांत, परसेंट और ग्राफ इसमें समझना था। परिमेय फलन में हमें 1/x को पढ़ना होता है। स्टार्ट आगे, अब नेक्स्ट फलन पढ़ते हैं हम, मापांक फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक। तो f(x) क्या होता है, mod x, ठीक। और gx इक्वल, ये भी एक मापक फलन है, वो एक तीसरा पार्ट भी मापक फलन है। तो कहने मतलब जो ये दो डंडे आते हैं, इसको इसके अंदर कुछ भी अंदर हो तो इस तरह का फलन क्या रहता है हमारा, मापांक फलन, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि जब तक ये दो डंडे हटेंगे नहीं इसमें कुछ क्रिया नहीं की जा सकती। इसको हटाने का एक मेथड है, वो मेथड क्या है कि अंदर वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं। जैसे x बराबर 0 रखा, अब आगे क्या करते हैं, संख्या रेखा लेते हैं, उस पर 0 लिखा। अब इसको तोड़ने का तरीका है कि 0 के बाईं तरफ तो माइनस साइन लगाना है, इस डंडों को हटाकर इधर प्लस साइन, जैसे ये क्या हो जाएगा -x, 0 से इधर, तो ये क्या हो जाएगा +x। इस तरह से इसको तोड़ा जाता है। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें हम तो अंदर वाली वैल्यू 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और संख्या रेखा पर 1 रखेंगे तो बाईं तरफ क्या होगा, डंडों को हटा के माइनस लग जाएगा, x - 1, तो इधर क्या रह जाएगा ये प्लस। अगर इसको सॉल्व करें, अंदर वाले वैल्यू 0 बराबर रखी तो x का मान आएगा -2, संख्या रेखा बनाई, इधर -2 रखा, इधर क्या देगा माइनस का वैल्यू, उधर क्या देगा प्लस वैल्यू। ये इस तरह से परिभाषित होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो f(x) को क्या कहलाएगा, ध्यान दो। तो इसे लिखते हैं इसको कि 0 से ये पार्ट क्या है छोटा, और ये पार्ट क्या है 0 से बड़ा। तो इसमें जो x है जो अंदर रखा जाएगा वो x कैसा होगा, 0 से छोटा। तो इसके लिए ये फलन कैसा बन जाएगा -x, इस तरह से। साथ में ये पार्ट क्या है x से
जीरो से बड़ा, इस जीरो से बड़ा पार्ट इसमें क्या है प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें अब रहा मान जीरो, तो जीरो पे मान देता है, तो जीरो पे किस तरह से मान देता है कि इसके नीचे रखो जीरो। हाँ, एक चीज समझनी है कि इसका मतलब ये है कि दो डंडे होते हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ भी वैल्यू हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि इसके अंदर -1 डालोगे तो प्लस की वैल्यू देगा, और अगर 2 डालोगे तब भी 2 देगा, 0 डालोगे तो 0 देगा। तो कहने मतलब इसके बाहर जो वैल्यू आती है वो सभी प्लस की होती है, इसमें माइनस वैल्यू रखो या प्लस वैल्यू रखो, तो उसके बेसिस पर इसको ऐसे तोड़ा जाता है। जैसे ये अगर माइनस की वैल्यू रखूंगा, ये माइनस की वैल्यू है सर, ये वैल्यू क्या है माइनस की, और माइनस आगे लगा दूंगा और माइनस के रखूंगा तो प्लस का दे देगा। अगर यहाँ वैल्यू है प्लस की तो यहाँ प्लस की ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे तोड़ा जाता है, ठीक। आगे अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें, हम इस तरह से लिखने की कोशिश करें तो gx को कैसे लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, ये 1 से इधर वाला पार्ट क्या है छोटा -1 तक और इधर +1 तक, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ x कैसा है 1 से छोटा, तो ये क्या लिख जाएगा -x -1। अगर इसको लिखना चाहें, ये क्या बात है x > 1 का 1 को इंक्लूड किया जाएगा, तो हम पॉजिटिव पार्ट में अधिकतर इंक्लूड करते हैं। तो ये x कैसा है 1 से बड़ा, तो इसमें क्या होगा ये x - 1 प्लस पार्ट। अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो ये gx hx है, इसको क्या लिखा जाएगा कि ये है -2, तो इस तरफ पार्ट क्या है x -2 से छोटा, तो ये क्या आ जाएगा -x + 2, और इधर क्या आ जाएगा +x + 2, किस पार्ट में, जब x हमारा -2 से इक्वल और बड़ा। इस तरह से इसको फलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसके प्रांत प्रसर का ध्यान रखते हैं, उसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या ध्यान दो कि अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू रखें तो यहाँ वैल्यू जाएगी, इसको तो मान देगा। इसका सिर्फ काम क्या है, इन दो डंडों का काम क्या है कि जो दो डंडे लगे हुए हैं, इन दोनों का काम है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखो उसको ये प्लस का कर दे, ठीक है। तो हर एक संख्या 3 तरह की संख्या होती है संख्या रेखा पर, एक 0 होता है, एक -∞ तक ये माइनस की नेगेटिव संख्या होती है, और +∞ तक ये प्लस की संख्या होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि माइनस संख्याओं को प्लस का करना, प्लस की संख्याओं को प्लस का करना, 0 का 0 देना। तो हर एक वास्तविक संख्या के लिए मान देगा, तो इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा इसका r। अब इसके पर्सन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पर्सन में हमने देखा कि इधर जितनी वास्तविक संख्या को डाल के देखा कि अगर हम इसमें -2 रखते हैं तो ये -2 इधर जाएगा, ये प्लस का 2 दे देगा। अगर इसमें 0 डालते हैं तो ये 0 दे देगा। अगर हम प्लस का मान रख सकते हैं इसमें तो ये प्लस का मान देगा। तो कहने मतलब इधर वो जो वैल्यू जो है या तो 0 है या पॉजिटिव वैल्यू, दो तरह की वैल्यू, ठीक है। और जो जितनी वैल्यू ये है, ये क्या है लगातार वैल्यू, अनंत तक वैल्यू है, अनंत वैल्यू और लगातार वैल्यू है, इसलिए जो मान मिलेंगे इधर वो कैसे मिलेंगे 0, और प्लस के कैसे मान मिलेंगे लगातार। तो +0 और प्लस के लगातार मान को कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से कि 0 और इनफिनिटी, इस तरह से भाई 0 पे 0 देगा, माइनस पे भी प्लस के मान देगा और प्लस पे भी प्लस के मान देगा, तो ये पार्ट आ जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा इसका पर्सन, जो मान मिलेंगे। अब रही इसकी ग्राफ की बात, ग्राफ कैसे सॉल्व निकालते हैं, तो ग्राफ के लिए एक ट्रिक बताते हैं तुम्हें, क्या कि जो 0 मान है, ये 0 मान कहाँ है इधर, तो 0 से इधर एक लाइन खींच देनी है, इधर लाइन खींच देनी है, मतलब अंदर वाली वैल्यू को 0 बराबर रखा, x का मान 0 आया, उस वैल्यू पर एक लाइन इधर खींच देनी है, एक लाइन इधर खींच देनी है। ऐसा क्यों किसी उसको समझना है कि 0 पे 0 दिया इसने, अगर 1 को देखा जाए तो 1 पे क्या देगा 1, ठीक, और 2 को देखेंगे तो 2 पे क्या देगा 2, तो ये लाइन है 3 पे क्या देगा 3, तो ये सीधी लाइन जाएगी, ठीक है ना। अगर 1 का 1 दे, 2 पे 2 दे, 3 पे 3 दे, तो लाइन सीधी जाती है इस तरह से, और इसके बीच में 45 डिग्री का कोण बनते जाती है, ठीक है ना। आगे समझना, अगर इधर वैल्यू रखता हूं -1 पे क्या देगा प्लस का, -2 पे भी क्या देगा प्लस का 2, -3 पे क्या देगा प्लस का 3, तो जैसे ये मान चलेगा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो इसको सॉल्व किया, x का मान आया 1, तो इसे कैसे बनेगा x y x,
उसके बाद जिस पर ये 0 मान देता है उसको पकड़ना है। ये 1 हुआ तो 1 के एक साइड में इधर लाइन खींच देनी, एक साइड इधर लाइन खींच देनी। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, x अक्ष y अक्ष खींचे, x का मान 0 पर, इसका मान 0 रखा, इसका x का मान मिला -2 कहां मिलेगा, इधर, तो इधर एक लाइन खींच देनी, एक लाइन इधर खींच देनी, ये इसका ग्राफ है। x o x डैश y डैश o y, ऐसे x o x डैश y डैश o y, ये x डैश y डैश y, ये इसके ग्राफ है। और सभी का प्रांत पर्सन इस तरह से निकालेंगे तो एक चीज निश्चित हुई क्या, कि इन सभी में ये जो मान मिलेगा इधर वो कैसा मिलेगा, पर्सन ये रहेगा और प्रांत इसका r है, तो अंदर कुछ भी वैल्यू रखे, ठीक है ना, बहुपद, कोई भी बहुपद x हो, x - 1 हो, x + 2 हो, कोई भी बहुपद हो, उसके लिए प्रांत क्या होगा r और पर्सन क्या होगा 0 से 2। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है पर्सन को, क्या, कि mod x 0 0 से बड़ा, ठीक है ना। अगर और कुछ ले x - 1, ये भी क्या होगा 0 0 से बड़ा। अगर हम ले mod x + 2, ये भी क्या होगा 0 0 से बड़ा। ये पर्सन को इस तरह से भी निरूपित किया जा सकता है। ये मान क्या देता है, पर्सन मान, भाई ये सारे मान कहां जाएंगे, इसके पर्सन में, तो पर्सन कैसा है 0 0 से बड़ा, तो इसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक।